हेलो एवरीवन, टीचर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं विकास सर और आप देख रहे हैं टीचर एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है तो फिर उसका क्या सब्स्टिट्यूट है, क्या करना चाहिए। अपने मेधांक को आप कैसे देखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा आपको कब जाना है और कब नहीं जाना है, फिर आगे आपके साथ क्या होने वाला है। इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे साथ एक पेन पेपर रख लीजिएगा और वहाँ पर टिक करते रहिएगा कि मेरा ये डॉक्यूमेंट हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया। तो जिस टाइप से मैं आपको बताऊंगा उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कहाँ से होता है, क्या होता है, अभी इस परिस्थिति में क्या होगा, इस सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे पास एक काउंसलिंग का प्रपत्र है। यह प्रपत्र नगर, प्रखंड, पंचायत शिक्षक काउंसलिंग प्रपत्र है, जिसमें आपका 1 to 5 और 6 to 8 ये दोनों में काम करेगा। यह नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक और पंचायत शिक्षक, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी 2 बहाली होने वाली है। एक जो कि जुलाई माह में है, एक जो कि अगस्त माह में है। जुलाई माह में वहाँ पे बहाली होगी जहाँ पर किसी दिव्यांग का कोई सीट नहीं था या फिर उन लोग का आवेदन नहीं हुआ। 25 तारीख तक जो होने वाली थी, अगर कहीं पे उनका आवेदन हुआ जो कि हाई कोर्ट के निर्देश के अकॉर्डिंग हो रही थी, अगर उनका आवेदन आया तो फिर उनकी बहाली जो है, मतलब टोटल लोग की बहाली फिर अगस्त में होगी। तभी तत्काल में जुलाई वाली है। जुलाई वाले पे आप लोग ध्यान दीजिए, आपको कहाँ जाना है, आपको कैसे पता चलेगा, इन सभी चीज़ों पर भी हम लोग ध्यान देंगे। अब नगर शिक्षक, पहले जो है वो नगर शिक्षक है, जैसा कि आप लोग को पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि उसके लिए काउंसलिंग कहाँ होगी, कहाँ जाना है। फिर उसका प्रखंड शिक्षक और उसका पंचायत शिक्षक, मतलब 5 जुलाई, 7 जुलाई और 12 जुलाई, ये 3 आपका डेट है, उसके अकॉर्डिंग जाना है। इस प्रपत्र में जो लिखना है, आवेदित विषय, मतलब आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है। 1 to 5 में है तो कोई विशेष नहीं, सामान्य है। नियोजन इकाई आपका कहाँ है, उसका फाइल मेधा सूची में क्रमांक, आपका मेधा सूची जो बना है उसमें आपका क्रमांक कितना है, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि, ये ऊपर लिखना है। फिर बाद में इसमें एक और चीज़ ऐड करना है। आपके पास क्या होना चाहिए, चेकलिस्ट अब आप लोग शुरू कीजिए बनाना और अपने आप को चेक कीजिए। पहला चीज़, रसीद। आप लोग जो आवेदन किए होंगे तो फिर उस टाइम में एक रसीद आपको मिली होगी। वो रसीद की फ़ोटो कॉपी, ओरिजिनल आपको ले जाना है लेकिन उसकी फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा और एक अपने पास भी रखिएगा। ओरिजिनल आप ही के पास रहेगा, फ़ोटो कॉपी वहाँ सबमिट होगा। अगर किसी कारणवश किसी का रसीद फट गया हो तो फटे हुए रसीद को ही ले जाइए। अगर किसी कारणवश अगर उसका गुम हो गया हो, गायब हो गया कहीं, तो फिर उस केस में क्या होगा, रसीद के कारण किसी की बहाली नहीं रोकी जाएगी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रसीद नहीं है। रसीद का काम केवल ये होता है कि आपका सीक्वेंस मिला लिया जाए। आपने जिस पे आवेदन किया था तो आपका आवेदन पत्र जो है वो इजी वे में आपको मिल जाए। रसीद का काम केवल इतना ही होता है। मेन काम जो होता है वह होता है आपके आने वाले जो भी डॉक्यूमेंट है उनका, जैसे मैट्रिक का अंक पत्र। मैट्रिकुलेशन में जो आप लोग को मार्कशीट मिली होगी, वो मार्कशीट में आपका जो नेम है वही नेम होना चाहिए। उसमें आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम भी होंगे। पहले जो बहुत पहले किए हुए हैं उनमें मदर्स नेम नहीं होगा, जो बाद में किए हैं उनका मदर्स नेम भी उसमें ऐड होगा। इसलिए फादर्स नेम मिनिमम आपका करेक्ट होना चाहिए, उसका स्पेलिंग सही होना चाहिए। स्पेलिंग में हिंदी वाले में थोड़ा सा त्रुटि हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश वाले को ही वैलिड माना जाता है। तो वैलिडिटी जो है वो इंग्लिश वाले की है, इसलिए आपका इंग्लिश में स्पेलिंग सही होना चाहिए, आपके नाम का और आपके फादर्स नेम, ठीक है, आपके पिताजी के नाम का। ये दोनों आपको चेक कर लेना है कि जो आवेदन दिए हैं उसमें आपका नाम जो है वो सेम टू सेम मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरा अगला डॉक्यूमेंट है मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। यहाँ मूल प्रमाण पत्र कहने का तात्पर्य है कि 2 प्रकार के प्रमाण पत्र होते हैं, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट।
प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो तुरंत मिल जाते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने में टाइम लगता है और फिर कुछ लोग नहीं ले पाते हैं। अगर किसी कारणवश आपका मूल प्रमाण पत्र मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं भी है तो फिर भी आपका ओरिजिनल से काम चल जाएगा, क्योंकि वो भी आपका प्रमाण पत्र है जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है, तो उससे आपका काम चल जाएगा। किसी विशेष परिस्थिति में कुछ नियोजन इकाई इसके लिए जिद कर सकते हैं कि आप ओरिजिनल ही लाइए, तो आप वहाँ पे एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि हाँ हम इतने दिन में कर देंगे, ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन प्रोविजनल को वो मान्य है, उसको आप नकार नहीं सकते, कोई भी नियोजन इकाई नकार नहीं सकते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो फिर वहाँ पर आपके ऑफिसर्स बैठे होंगे, आप वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट के लिए आपके वहाँ पर जांच जो पदाधिकारी होते हैं अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो वहाँ उच्च पदाधिकारी भी उपस्थित होंगे, उनसे आप मिल सकते हैं। अब अगला आता है इंटर का अंक पत्र। इंटरमीडिएट में अंक पत्र, इस अंक पत्र में ध्यान रखिएगा कि जो आपका मैट्रिकुलेशन में आपका मार्कशीट पे जो नेम है, जो नाम है, सेम टू सेम वही नाम होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा देखने को मिला कि मैट्रिकुलेशन में नाम कुछ और है और इंटर में कुछ और है। कुछ और मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें त्रुटि है, स्पेलिंग मिस्टेक है। इस स्पेलिंग मिस्टेक को आपको थोड़ा सा ठीक करवाना चाहिए था, अगर नहीं करवाएं तो ये गलती है, ठीक है। फिर इसका समाधान है, आपको मैं बाद में बताऊंगा। इंटर का मूल प्रमाण पत्र, अगर वही ओरिजिनल और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है औपबंधिक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इसके जगह पर कर सकते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो बहुत बढ़िया है। इसके बाद आप लोग का जो होगा वो होगा स्नातक। स्नातक में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जो भी ग्रेजुएशन में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मार्कशीट मिलते हैं, ये तीनों आपको कैरी करना होगा, ये तीनों आपको देखना होगा। उसमें भी सेम टू सेम अपना नाम आप लोग देख लीजिएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो, ये सब चीज चेक कर लीजिएगा और फिर उसको लेके जाइएगा। ऐसा नहीं कि पार्ट 3 वाला जो होता है उसमें सब कुछ मेंशन होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मेंशन होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको नियोजन इकाई में इसके लिए थोड़ा सामना करना पड़ता है कि हाँ आपको ये भी देना है। तो ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, सबके पास से सर्टिफिकेट है, लेके जाइएगा। स्नातक का मूल प्रमाण पत्र, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। मेरे पास बहुत सारा मैसेज आया, कॉल आया कि इसके लिए क्या करें। मेरे पास अभी तक जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही है, ओरिजिनल अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, अभी तक बन के नहीं आया। प्रोविजनल भी मान्य है, ओरिजिनल के लिए आप ज़्यादा तबाह मत होइए, अपने आप को परेशान मत कीजिए। और इधर सभी लोग जानते हैं ये कोरोना काल के कारण आपका यूनिवर्सिटी जो है, कॉलेज जो है, अधिकतर बंद ही रहा है और इसमें काम भी बहुत कम हो पाया है। तो इस क्रम में कुछ डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका मान्य है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे बहाल हुए और रिटायर भी कर गए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनका अभी भी यूनिवर्सिटी में ही पड़ा हुआ है या बना ही नहीं, इसलिए बहुत बड़ी मैटर नहीं करती है और आप लोग को इसमें छूट मिलेगी, कोई विशेष इसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रशिक्षण का अंक पत्र आता है। प्रशिक्षण का अंक पत्र जो होगा, इसमें आपको एक और काम करना होगा। जो प्रशिक्षण वाला है, जो आपका ट्रेनिंग वाला सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसके साथ एडमिट कार्ड भी इसमें जोड़ लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। इसमें नहीं लिखा हुआ फिर भी एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि एक एडमिट कार्ड जो है वो वहाँ पर डिमांड किया जाता है कि आप दिखलाएं। रिसेंटली जो हो, मैट्रिक वाला नहीं देखा जाता, लेकिन रिसेंटली देखा जाता है कि आपका चेहरा आपका सही है कि नहीं है, टोटल चीज़। इसलिए एक एडमिट कार्ड यहाँ देखा जाता है, तो उसमें एडमिट कार्ड पे जोड़ जो दिया जाता है वो है आपका प्रशिक्षण का एडमिट कार्ड के रूप में। हॉल टिकट ये सब भी रहते हैं, या फिर सीटेट वाला, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धांधली होने का चांस यही बनता है प्रशिक्षण में या फिर टीईटी में, यहीं पे ज़्यादा धांधली होती है, इसलिए इस चीज़ पर थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है। कुछ लोग का यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि सर मेरा तो 1 to 5 में है, तो क्या स्नातक देना ज़रूरी है? जो लोग डीएलएड किए हुए हैं वो लोग मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और डीएलएड का देंगे, लेकिन जो लोग बीएड किए हुए हैं तो बीएड जो होता है वो बीए के बाद होता है, यानी कि स्नातक के बाद होता है। तो स्नातक के बाद आपका बीएड है, इसलिए उसमें एक डिमांड कर दिया जाता है,
उसका वहाँ कोई अंक जुटता नहीं है, 1 to 5 में कोई अंक जुटता नहीं है। लेकिन आपने बीएड किया है तो इसके लिए एक डिमांड कर दिया जाता है कि उसके बिहाफ में आपको ऐसे सबमिट करना है। इसके लिए आप जो लोग बीएड वाले हैं, सब लोग के पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, अंक पत्र है, आप लोग उसमें सबमिट कर दीजिएगा, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। जो लोग 6 to 8 में हैं उनको अनिवार्य रूप से करना है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका अंक जुटता है और उस अंक के आधार पर ही आपका मेरिट बनता है। तो स्नातक वाला आपको देना ही है और बीएड है तो देना ही है। जो भी लोग डीएलएड हैं तो डीएलएड में भी है कि डीएलएड है और स्नातक है तो फिर भी आपकी बहाली हो जाती है 6 to 8 में। इस तरह का प्रावधान भी है और आप लोग अप्लाई किए होंगे तो वहाँ पर आपको या तो रिजेक्ट मिला होगा, नहीं तो फिर वहाँ आपका सिलेक्शन हो गया होगा कि आपके सर्टिफिकेट को देखा गया और कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। सीटेट या बिहार बीईटी, बीएसटीईटी, बिहार स्टेट टीईटी, अब सीटेट में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रमाण पत्र नहीं मिला होगा, जैसे खासतौर पे महिलाएं जो जनरल कैटेगरी में आती हैं और बिहार गवर्नमेंट जो है उनको 55% मार्क्स पे कंसीडर करता है, 82 नंबर मार्क्स पे। तो उस क्रम में उनको 90 नंबर मिलता तो प्रमाण पत्र लाते हैं, लेकिन 90 नंबर से कम है, 88 है, 83 है, इस तरह से नंबर है, तो उनको सीटेट जो है सर्टिफिकेट नहीं देता है, उनको अंक पत्र केवल देता है। तो अंक पत्र मान्य है, सीटेट की वैधता जो है वो सभी जगह है, वो मान्य है। बिहार टीईटी वाला में जो आपको अंक पत्र मिला हुआ, प्रमाण पत्र मिला हुआ है, उसको आप लेके जाइएगा। इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि जाति प्रमाण पत्र। बहुत सारे लोग का कॉल आया, मैसेज आया कि सर जाति का मेरा क्या होगा। जाति प्रमाण पत्र वहाँ जरूरी है और उनके लिए ज़रूरी है जो कि जाति के आधार पर छूट ले रहे हैं, जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है जाति का, तो उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, तब तो कोई उनको रिजर्वेशन देगा, उनको रिजर्वेशन कैटेगरी में रखेगा। जैसे एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस, तो इनके लिए जाति के आधार पर उनको छूट मिल रहा है, तो वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जो लोग और समान कैटेगरी में है तो उनको नहीं देना है। अगर किसी व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है तो वो समान कैटेगरी में फिर चला जाएगा, तो फिर वहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जाति प्रमाण पत्र जो है आवश्यकता है इसकी, और ये प्रमाण पत्र आपके पिताजी के जाति के आधार पर ही बनता है। आपका पिताजी का नाम मेंशन होगा, आपका नाम मेंशन होगा, जाति प्रमाण पत्र ऑलरेडी सब लोग के पास होगा, एक बार बनवा लिए हो गया, वो चेंज नहीं होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि 6-6 महीना पर क्या बनवाना होगा, क्या नया बनवाना होगा, ऐसी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक जाति प्रमाण पत्र वही आपका वैलिड होता है, जाति बदलता नहीं है जल्दी। ठीक। आवासीय प्रमाण पत्र, अब है कि आवासीय प्रमाण पत्र के लिए क्या करें। मेरा आवासीय प्रमाण पत्र का वैलिडिटी खत्म हो रहा है। आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। आवासीय प्रमाण पत्र को आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर 2 चीज़ आता है, एक होता अस्थाई। तो जो अस्थाई हो गया आवासीय प्रमाण पत्र, अगर उसके साथ आप लगा देते हैं अपना आधार कार्ड तो आपका वैलिड है। अस्थाई प्रमाण पत्र जो है वो हमेशा के लिए रहता है। तो अस्थाई प्रमाण पत्र अगर है आपका आवासीय में अस्थाई है तो फिर वो ठीक है। अगर अस्थाई है तो अस्थाई के तौर पे क्या करना होता है कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब कोरोना काल के कारण बहुत सारा ऑफिस बंद था, तो इसलिए इस बार मेरा मानना है कि गवर्नमेंट की तरफ से, नियोजन इकाई की तरफ से आपको ये छूट मिलेगी कि आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र है अस्थाई वाला, तो कुछ महीने पहले का भी है जो आपका एक्सपायर हो गया था, वो भी आपका वैलिड होगा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सारे कार्यालय बंद है और उस कार्यालय में काम नहीं हो रहा है, तो आप लोग को दिक्कत होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऑनलाइन इसका आवेदन रहता है, आप लोग ऑनलाइन वाला भी वहाँ सबमिट कर सकते हैं। अब इस पर गारंटी मेरा नहीं है क्योंकि नियोजन इकाई को ही मानना है, लेकिन मुझे 99.99% विश्वास है कि सारे नियोजन इकाई जो है इस चीज़ को मानेंगे और ऊपर से निर्देश आएगा। ऊपर से निर्देश मतलब बिहार सरकार के जो उच्च पदाधिकारी है उनकी तरफ से ये छूट देने का प्रावधान दिया जाएगा, जो कि समान तौर पे नहीं होता है, फिर भी आप लोग को मिलेगा। कुछ लोग कहा कि सर हम तो बाहर स्टेट से हैं, तो फिर मेरे निवास प्रमाण पत्र का क्या होगा। आप कहीं ना कहीं निवास तो करते हैं ना, आपको वहाँ का सर्टिफिकेट देना था और आप लोग अप्लाई किए होंगे तो उस टाइम में दिए होंगे।
बस वो वाला सबमिट कीजिए आप। ऑनलाइन वाला है, ऑनलाइन वाला भी सबमिट कीजिए। कुछ लोग दिव्यांग कैटेगरी में होते हैं, तो दिव्यांग कैटेगरी का जो सिविल सर्जन के द्वारा जो बना होता है, जो जिला के द्वारा बना होता है, वो प्रमाण पत्र जो है वो आपको देना होगा। 40% से ऊपर होना चाहिए, तभी मान्य है। अगर कोई आदमी 39 अगर लाए हुए है, उसमें कैटेगरी में रहता है कि इतना परसेंट इनका प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम है, 40% से ऊपर जो भी लोग हैं 40%, तो वो लोग को दिव्यांग प्रमाण पत्र वहाँ देना होगा और उनकी कैटेगरी जो है दिव्यांग में चली जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी को भी दिया गया है, यहाँ भी छूट मिली हुई है। तो स्वतंत्रता सेनानी आपके अगर पहले के जो लोग थे, पिताजी या फिर दादाजी, तो फिर उनके भी जो है जो आगे के वारिस हैं उनको दिया गया है स्वतंत्रता सेनानी का। तो उसमें उनके पास एक स्वतंत्रता सेनानी का बना होगा, उनको पेंशन मिलता होगा, तो वो वाला आपको सबमिट करना होगा और प्लस उसमें रिलेशन आपको बताना होगा कि ये हमारे ऐसे ऐसे हैं। आधार कार्ड, सबके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए। आधार कार्ड जो है वो आपका आवासीय प्रमाण पत्र जैसा कार्ड करेगा, इसलिए आधार कार्ड भी आप लोग ज़रूर लेते जाइएगा। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यह बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको कभी कभी रहेगा क्या कि एक फॉर्म दिया जाएगा, उस पर कहीं चिपकाना होगा, तो इसके लिए पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आप लेते जाइएगा, आपको चिपकाने के लिए वहाँ पर मिल सकता है। फिर अन्य में अगर कोई विशेष डिग्री आप किए हुए हैं या कुछ और सर्टिफिकेट जो छूट गया है इस लिस्ट में, उसको आप लोग यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर इसमें कुछ अगर मेरा प्रॉब्लम हुआ तो क्या करना होगा। सारे जगह अभी ऑफिस बंद है, आप बहुत भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं, कोरोना काल भी है। तो इसमें अगर संभव हो जो ऑनलाइन होने वाला हो तो उसको करवा लीजिए, और फिर ऑनलाइन होने के बाद वो वाला जमा कर दीजिए। संभव हो तो ब्लॉक से जो बनता होगा उसको बनवा लीजिए, जो सुधार करवाना है सुधरवा लीजिए। ऐसे जिस टाइम में आप लोग आवेदन किए होंगे तो उसके बाद एक औपबंधिक मेधा सूची बनी होगी, उस औपबंधिक मेधा सूची में एक आपत्ति करने का दिया होगा। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट कम है या फिर गलत है तो उस आपत्ति में उस सर्टिफिकेट को दर्ज किया होगा कि ये वाला सर्टिफिकेट आपकी कमी है या फिर इसमें गलती है, आप इसको लाइए। अगर इस तरह से नहीं डिमांड किया हुआ है, इसका मतलब नियोजन इकाई जो है आपके पूरे सर्टिफिकेट को मान्य किए हुए है अपने अकॉर्डिंग। अभी वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक नज़र में उसको मान्य किए हुए हैं और आपसे विशेष डिमांड नहीं किया जाएगा। जो आप लोग अप्लाई किए हुए हैं वही वाला वैलिड होगा, ठीक है। अब हमारी बात आती है कि कुछ लोग बोलते हैं सर ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे देंगे तो फिर क्या होगा, कहीं गुम हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा। उसके लिए वो नियोजन इकाई जिम्मेवार है। मैं भी टीचर हूँ, मेरा भी रखा गया था और मेरा तो 2 साल बाद मिला। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग गायब कर देते हैं, अगर किसी प्रकार से हो भी जाती है तो फिर वो लिख के देंगे और फिर आप उसका दूसरी कॉपी भी निकलवा सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको जमा करना ही होगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार से कोई छूट नहीं मिलने वाली है, कोई तर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका एक जगह ले लिया जाएगा तो फिर दूसरे नियोजन में आप नहीं जाएंगे। नहीं, अगर आप सबको छोड़ दिया जाए तो सब लोग फोटो कॉपी ले लेके और एक ही व्यक्ति 10 जगह अपना वर्चस्व बना लेगा और जो लोग लिस्ट में हैं वो लोग फिर पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह से प्रावधान किया गया है, आपके फेवर में है। सभी लोग अगर अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि आप लोग का ज़्यादा हो, नियोजन ज़्यादा हो, और किसी व्यक्ति को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो कॉपी भी जमा करना है और एक ओरिजिनल भी जमा करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें आपको एक पावती रसीद के रूप में जब आप सब कुछ कर लीजिएगा तो काउंसलिंग का प्राप्ति रसीद जो है ये आपको वहाँ से नीचे से कट के मिल जाएगा। यह रसीद ये आपका है कि हाँ आपने काउंसलिंग करवाया है, आपका वहाँ पे है। आपको एक लेटर जो इशू किया जाएगा वो फिर मिलेगा, और जब बोला जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा और फिर आप ज्वाइन करेंगे स्कूल में। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस है कि हो सकता है कि स्कूल ज्वाइन करने के पहले जो है ये आपका वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस कर लिया जाए, और ये वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होकर सबको डिजिटल मोड में किया जा रहा है। सबको डिजिटल करके
आपका स्कैन करके और फिर दूसरी जगह भेजा जाएगा और वहाँ से वो अप्रूव करवा लेगा। अब बात आती है कि ये सारा तो डॉक्यूमेंट तो हो गया, अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कब कहाँ जाना है, नहीं जाना है। प्रत्येक जिला का नाम, उसके बाद .nic.in प्रत्येक जिला का एक नाम होगा, फिर उसके बाद NIC होगा, डॉट और इन होगा। आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो प्रत्येक नियोजन इकाई को उस वेबसाइट पे अपना एक लोड करना है कि आप किसकी किसकी बहाली करवा रहे हैं, वो पूरा सूची उपलब्ध कराना है। यह पेपर में लिस्ट नहीं आएगा, आपको नियोजन के पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले वो लिस्ट आपको वहाँ से मिल जाएगा। वेबसाइट से आप लोग देख सकते हैं आपका क्या क्रम है, वो आपका फाइनल लिस्ट होगा। अगर उस फाइनल लिस्ट में भी किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो, दिक्कत हो, तो फिर उसके लिए वहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं, आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा पुराना वाला में ऐसे था और नया वाला में ऐसे गड़बड़ हो गया। या फिर पुराना वाला में आप दिए थे सुधारने के लिए, नहीं सुधार हुआ, तो फिर आपको उस टाइम में एक और रसीद मिला होगा कि आपने जमा किया है, उस रसीद को लेके जाइएगा, फिर वहाँ पर तत्काल में ही सुधार दिया जाएगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन उसको कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपना टोटल जो कहाँ पर मेरा है, नहीं है, किस ज़िला में है, तो एक ज़िला का वेबसाइट होता है जो उस ज़िला का नाम होता है .nic.in होता है। तो इस पे आप जाके अपना चेक कर सकते हैं कि कब कहाँ पे है, नहीं है। कहीं पे अगर दिव्यांग वाला है तो फिर उन लोग का अगस्त में होगा, और कहीं दिव्यांग वाला नहीं है तो जुलाई में ही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग उसको देख सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि आपको जाना कहाँ चाहिए। जहाँ आपका लगे कि आपका होने वाला वहीं जाइए। ऐसा नहीं है कि मेरे सबसे घर के नज़दीक यही है कि घर के चक्कर में आप बैठे रह जाइए। कोशिश कीजिए कि पहला लिस्ट में ही काम ख़त्म हो जाए। किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अभी आज मेरा नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा। नहीं, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। फिर एक बार सबका लिस्ट बन जाएगा, फिर जितने लोग छूटे हुए रहेंगे फिर उन लोग का भी लिस्ट तैयार होगा, फिर उन लोग को मौका मिलेगा। इस टाइप से वो चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि पूरे की पूरी सीट को जल्द से जल्द भर लिया जाएगा। यह जल्द से जल्द कहने का तात्पर्य यहाँ पर 2 साल 3 साल नहीं है, बहुत जल्द, मतलब महीनों के अंतर्गत इसको कर लिया जाएगा। तो 1 फेज 2 फेज इस टाइप से चलता रहता है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पेशेंस बना कर रखिए और अच्छे से वहाँ पर जाइए। और किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो, अगर कुछ पूछना हो तो आप यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स आता है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे मेरे पास से कुछ टाइम मिलेगा तो आपके कमेंट का मैं जवाब दे दूंगा। आप अच्छे कमेंट आप लोग कीजिएगा, यही उम्मीद करते हैं। अगर आपको आगे भी अच्छी जानकारी चाहिए तो एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़िया लगा, अपने दोस्तों को अगर हेल्प करना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर लीजिए। बढ़िया लगा, लाइक कर लीजिए। पहली बार बोल रहा हूँ, और आगे जुड़े रहिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। मैं कोई विशेष नहीं हूँ, मैं भी एक आप ही जैसा टीचर हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ। बस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ और भी प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करते हुए। धन्यवाद, जय हिंद।